हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट आज आपकी शुरू होने जा रही है, तो आप अपना चैनल फिजिक्स एवरेज खोल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि एक बार जो नोट्स आप अपने हाथ से बना लेंगे वो आपको बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 है ये। इसको हम नाम देंगे हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी ये हमारा इसमें टॉपिक रहेगा स्पेशली, लेकिन हम इसमें आपको वेव इंट्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले 1675 में लाइट की न्यूटन्स कॉर्पस कलर थ्योरी आई। न्यूटन कॉर्पस कलर थ्योरी ऑफ लाइट ये प्रोड्यूस न्यूटन्स कॉर्पस। देखिए, लाइट का नेचर ऐसा है, लाइट में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है। रेक्टिलियन प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, और वेव के फिनोमेना भी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है। तो इस तरीके से बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, बहुत सारे नेचुरल इफेक्ट हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब साइंटिस्ट इस पर लगे कि हम इन नेचुरल फिनोमेनाज को लाइट के एक्सप्लेन करें, तो पहली थ्योरी प्रोड्यूस हुई 1675 में, न्यूटन्स कॉर्पस कलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसमें इन्होंने क्या एजम्पशन क्या किया है? इन्होंने एजम्पशन किया है कि जो लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट निकल रही है, इमिट कर रही है, ये पार्टिकल फॉर्म में है। इसमें है पार्टिकल फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में निकल रही है। और इसी पार्टिकल फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है कॉर्पस कल्स। मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रही किसी भी सोर्स से, और उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्कल्स। अलग अलग, ये तो पहला इनका एजम्पशन है। दूसरा ये है कि जो अलग अलग सोर्सेस हैं उनके पार्टिकल का साइज भी अलग अलग है और अलग अलग कलर के पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से इन्होंने थ्योरी एज्यूम किया है, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन भी इन्होंने काफ़ी नेचुरल फिनोमेना किया, जैसे कि रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया। और रिफ्लेक्शन में इन्होंने ये मान लिया कि जैसे रिफ्लेक्स है तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वो रिपेल कर रहे हैं। इस तरीके से ये कोई पार्टिकल यहाँ पर पड़ा तो ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, तो रिपेलिंग के कारण ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जैसे ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसमें ये क्या करता है? अट्रैक्शन। तो क्या हुआ कि इस तरीके से इन्होंने अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के माध्यम से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। लेकिन फंस कहाँ गए पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ये कौन कौन सी इंटरफियरेंस ये, और इसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये तीन जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं, ये नेचुरल फिनोमेना लाइट के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये थ्योरी क्या हो गई?
डिस्कार्ड हो गई एक तरीके की। और सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो थर्ड प्रपोज किया वो ये प्रपोज किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये चीज़ उन्होंने प्रपोज कर दिया कि डेंसर में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और रेयरर में कम होती है, ठीक है ना। तो ये इनकी उपलब्धि है न्यूटन्स कार्पल्स कलर थ्योरी की, जो बाद में ये बात इनकी जो है बाद में डिस्कार्ड हो गई थी। कैसे कि फोकाल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसमें इसका उल्टा रिजल्ट मिला था। ओके, तो ये न्यूटन्स कार्पस कलर थ्योरी हो गई। तो ये आपको शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताते चलें। 1678 में दूसरी थ्योरी प्रपोज हुई जिसका नाम है हाइगन्स वेव थ्योरी। ये सामने लिखा हुआ हाइगन्स वेव थ्योरी प्रपोज हुई है। और ये जो वेव थ्योरी प्रपोज हुई है इसमें उन्होंने क्या मान लिया कि जो लाइट किसी सोर्स से निकलती है वो वेव फॉर्म में निकलती है। किस रूप में? वेव लाइट emits in the form of wave, ये इन्होंने प्रपोज कर दिया। तो सबसे पहले वेव का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हाइगन साइंटिस्ट ने दिया सबसे पहले। और यहीं से वेव थ्योरी की स्टार्टिंग आ गई। लेकिन इन्होंने जो वेव थ्योरी दिया उन्होंने मैकेनिकल वेव थ्योरी प्रोड्यूस किया। मतलब लाइट जो है वो जैसे साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती हैं, वैसे ही लाइट वेव को भी इन्होंने मैकेनिकल फॉर्म में इनको उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो इसकी देखिए जो थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, हाइगन्स थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स या इसको हम कहें पास्चुलेट्स, जो भी कह लें, इस थ्योरी के हाइगन्स वेव थ्योरी के जो प्रिंसिपल हैं, पास्चुलेट्स हैं, वो ये है। पहले नंबर पे आप देखें, इन्होंने ये कहा कि किसी भी पॉइंट सोर्स से, ये पॉइंट सोर्स है हमारा, पॉइंट सोर्स से जो लाइट इमिट कर रही है वो चारों डायरेक्शन में क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है। ऑल डायरेक्शन में ये स्प्रेड कर रही है यूनिफॉर्मली। और इसका जो इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं वो जो इनका लोकस है मीडियम पार्टिकल्स का, जो कि एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसका नाम इन्होंने दिया वेव फ्रंट। क्या दिया? वेव फ्रंट। तो देखिए द मीडियम पार्ट, द लोकस ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द लोकस ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स vibrating in the same phase is called wave front का कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखिए जैसे ये मीडियम पार्टिकल हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पर मीडियम पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइम पर वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो लोकस है उनका, जो इनको मिलाने वाला पथ है, वो क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है ना। अब वेव फ्रंट जो है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, वो 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। इस तरीके से ये होते हैं। तो देखिए, अगर हमारा जो ये सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे आप। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सभी डायरेक्शन में लाइट पॉइंट सोर्स से स्प्रेड करेगी। तो एक स्फीयर का कॉन्सेप्ट लीजिए, तो ये हमारा वेव फ्रंट जो है कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब सवाल ये, वेव फ्रंट आप कितनी दूरी पर, ये एट ए टाइम वेव फ्रंट है, ओके। आप दूसरे टाइम पर लेंगे तो आपको ये दूसरा वेव फ्रंट मिल जाएगा, थर्ड वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारे वेव फ्रंट कॉन्सेंट्रिक्स होंगे। एक देखिए लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, इससे जो वेव है वो स्प्रेड जो करेंगी वो सिलेंडर के सरफेस पर इंसिडेंट करेंगी। तो ये हमारा जो वेव फ्रंट है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये कौन सा सोर्स है हमारा, ये लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स। इसी तरीके से अगर पैरेलल बीम का है, यानी कि सोर्स एट इन्फिनिटी, सोर्स एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पर सोर्स है तो ये मान के चलिए कि उससे लाइट कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। और पैरेलल में कैसा हो फॉर्मेशन होगा, प्लेन वेव फ्रंट का हो, इस तरीके से। ये देखिए, ये प्लेन वेव फ्रंट। तो आप इस वेव थ्योरी को याद कैसे करेंगे कि जो पहला पॉइंट बताया गया है ये वेव फ्रंट के लिए बताया गया है, यानी डेफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट है पहली हाइपोथेसिस में, पहले प्रिंसिपल्स में। सेकंड आप देखिए, सेकंड थ्योरी, सेकंड में ये है कि जो वेव फ्रंट पर जो मीडियम पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन जाएंगे, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन जाएंगे। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगी, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंड वाले में हम कैसे याद रखेंगे, हमको बताना है इसमें सेकेंडरी वेव्स ऑब्लिक वेवलेट्स। आप चाहे तो वेवलेट्स बोलें या क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव या केवल वेवलेट्स बोलें। तो ये क्या होगा, देखिए ये इस तरीके से है कि जैसे ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये आपके जो है मीडियम पार्टिकल है वेव फ्रंट पर। तो वेव फ्रंट पर जो है ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाए, ये इस तरीके से, ये तो ये क्या हो गए, ये वेवलेट्स हो गए, ओके। तो क्या लिखा जाएगा कि each point of medium, each point on wave front acts as new source
ऑफ डिस्टरबेंस का एक नया सोर्स हो जाएगा और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स कहेंगे। ओके, अब आइए थर्ड में। तो अब इसमें थर्ड में आपको इन्वेलप पढ़ना है। इन्वेलप, ये इन्वेलप क्या है? इन्वेलप देखिए, ये आपका पॉइंट सोर्स है। ओके, यहाँ पे लिख दें द फॉरवर्ड अभी पहले ये बना लें। ये देखिए, ये पॉइंट सोर्स है, इससे ये एक वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट पर न्यू सोर्स जनरेट हो गए हैं और इस तरीके से ये देखिए वेवलेट्स हैं, ये वेवलेट्स हैं, ये वेवलेट्स। इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, फॉरवर्ड कॉमन टेंजेंट, एक तो ये है कि इधर भी हो सकता है टेंजेंट, बट फॉरवर्ड जो होगा कॉमन टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका न्यू। इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, इसको दो चीज़ें कह सकते हैं। एक तो कहेंगे हम इन्वेलप। इन्वेलप कैसा है कि जो ये हमारे वेवलेट्स हैं, इनका जो फॉरवर्ड इन्वेलप है, इसी को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड इन्वेलप। फॉरवर्ड इन्वेलप है, ठीक है। यही कॉमन टेंजेंट भी है, कॉमन टेंजेंट है। किसी बुक में लिखा रहता है कि सेकेंडरी वेव्स का जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड इन्वेलप कहते हैं। तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया। तो यही जो है आपका क्या बन जाता है? न्यू वेव फ्रंट। इसी को क्या कहते हैं? न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट। तो देखिए, एक वेव फ्रंट हमारा ये ए बी है, दूसरा वेव फ्रंट क्या है? ए डैश बी डैश। ओके, ये क्या है? ये देखिए, ये आपका न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। ये कहाँ पर होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं? ये इस पे होते हैं, वेव फ्रंट पर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है आपका वेव फ्रंट। तो ये ए बी जो है, ये वेव फ्रंट है। ए डैश बी डैश क्या है? ये न्यू वेव फ्रंट है। ये न्यू वेव फ्रंट, चाहे आप कहे द फॉरवर्ड, हाँ, तो द फॉरवर्ड द फॉरवर्ड इन्वेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी या वेवलेट्स कह दें, वेवलेट्स इज ए न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट ये। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट है कि उसको कैसे याद रखेंगे? उसको रे के फॉर्म में याद रखिए। रे, देखिए रे क्या है कि जो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से, पेन दूसरा लाओ भाई, ये कोई चल नहीं।
रे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज रे। ये रे यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका वेव फ्रंट है, तो इसके जो परपेंडिकुलर है ये रे। यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, इसी तरीके से प्लेन वेव फ्रंट में भी आप देखेंगे, ये देखिए ये सब 90 डिग्री पर हैं। तो वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वेव डायरेक्शन में, तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको रे कहते हैं। और जो इसका प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है, यही प्रोपोगेशन का डायरेक्शन भी है जो रे का डायरेक्शन। ओके, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, रे होती है। ओके, तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट में आप अपनी हाइगेंस वेव थ्योरी को लिख सकते हैं। एग्जाम में जैसे आता है कि हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है, पहला वेव फ्रंट की डेफिनीशन बता दीजिए, सेकंड में क्या बताएंगे आप, सेकंड में वेवलेट्स बताएंगे यानी सेकेंडरी वेव्स बताएंगे, थर्ड में क्या बताएंगे, इन्वेलप बताएंगे, ठीक है, और फोर्थ में आप रे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा जो वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही रे का डायरेक्शन है और वो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होता है ऑलवेज। तो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। तो आइए 4 पॉइंट पर ये वेव थ्योरी हमारी होती है। अब हम कुछ इससे कंक्लूजन निकालना चाहें कि आपने वेव थ्योरी पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन्स निकाला, कहाँ कहाँ पर ये थ्योरी इस्तेमाल हो रही है। तो एक तो ये है कि ये वेव थ्योरी जो है सब कुछ तो एक्सप्लेन कर लिया, यानी जो न्यूटन नहीं कर पाए थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये इंटरफेरेंस और क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया। नंबर 1 एक्सप्लेन्ड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर लिया, डिफ्रैक्शन को कर लिया, बट नॉट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में इनको बहुत बड़ा सेटबैक लग गया, ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और यहीं पर इनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा। दूसरा, इनके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम, देखिए वो कह रहे थे सॉलिड में डेंसर में अधिक होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रेयरर में अधिक होती है। सब ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं है, दोनों की थ्योरी एक्सपेरिमेंटल नहीं है कुछ भी। तो ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हाइगेंस और न्यूटन भी अपने ज़माने के बाद, ये झगड़ा इनका थ्योरीज का सैकड़ों वर्ष चलता रहा। बाद में क्या हुआ, फोकाल्ट साइंटिस्ट आया 1850 में। फोको कहते हैं हम लोग इनको, अंग्रेजी में लिखते हैं फोकाल्ट। एक्सपेरिमेंट हुआ, ये किस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इसने दोनों की झगड़ा ही समाप्त करा दिया। क्या था, फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके लिए फोकाल्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ, लाइट की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ।
और वो रिजल्ट किसके पक्ष में? द रिजल्ट वाज इन फेवर ऑफ हाइगेन आ गया। हाइगेन डच साइंटिस्ट थे ये, और न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंडियन थे। तो इन दोनों का झगड़ा जो है किसने समाप्त कर दिया? साइंटिस्ट फोको ने। रिजल्ट हमारा इनके, यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि वेलोसिटी जो है वो रेयरर में अधिक है और डेंसर में कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये चीज़ जो है इन्होंने दोनों धुरंधर साइंटिस्ट, बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अपने ज़माने के, न ये कमज़ोर न वो कमज़ोर, झगड़ा बहुत चला आ रहा था और इसी बात पर जो है अटक गया इन दोनों का झगड़ा। बाकी सब चीज़ें लगभग ठीक थी, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी था स्टेटमेंट दोनों का, तो इसका समापन फोकार्ट साइंटिस्ट ने कर दिया। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा ये है कि इन्होंने जो हाइगेंस ने क्या किया कि इनको मैकेनिकल वेव्स माना, लाइक साउंड वेव्स, यानी लाइट वेव्स को क्या मान लिया? लाइट वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इन्होंने उनको मैकेनिकल वेव माना, मैकेनिकल वेव लाइक साउंड वेव्स, लाइक साउंड वेव्स। तो ये मैकेनिकल वेव, ये भी अपने आप में बड़ा अजीब था कि लाइट भी जो है वो साउंड की तरीके मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव चलने के लिए क्या चाहिए हमें? मीडियम चाहिए। तो जब मीडियम चाहिए तो उन्होंने कहा लाइट तो जो है वो बिना मीडियम के चलती है, वो फ्री स्पेस में चलती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, तब क्या होगा? तो ये पॉइंट इनका भी कमज़ोर हो गया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इसके लिए अब अगली अपनी बात बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई कोई थ्योरी जनरेट होती है, तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर सोचा जाता है कि अब क्या जवाब दें। तो जवाब में इन्होंने क्या किया, एक ईथर मीडियम जो है इसकी परिकल्पना किया उन्होंने। इसको उन्होंने ईथर मीडियम एज्यूम किया कि ईथर मीडियम जो है सॉलिड लिक्विड गैस सभी जगह वो होता है, और इस वजह से जो है ये लाइट वेव उसमें ट्रेवल कर सकती है। और क्योंकि लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी का फार्मूला जो न्यूटन का था वो E/ρ था। तो उन्होंने कहा ईथर की डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है, और इसका मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए लाइट वेलोसिटी जो है, लाइट वेलोसिटी क्या होती है? लाइट वेलोसिटी को सब लोग जानते हैं, लाइट वेलोसिटी इज इन एयर जो है बहुत ज़्यादा होती है, इज हाई, और हाई के साथ साथ इसको c से डिनोट किया गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसके लिए इन्होंने ईथर मीडियम को हाइपोथाइज किया और ये बता दिया कि इसकी ईथर का जो डेंसिटी है बहुत कम है, रो क्या है वो बहुत लो है, और ई क्या है बहुत हाई है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या है ये भी हाई है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने इस तरीके से समझा दिया है, वो मैकेनिकल वेव हैं और साथ में उन्होंने उनको जो है हाई वेलोसिटी भी समझा दिया, किसके माध्यम से? ईथर मीडियम के। तो अब बाद में क्या हुआ, अब देखिए जब इन्होंने ये समझा दिया तो अगली बात देखिए, एक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आया। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये भी बड़ा मशहूर है, बड़ा हिस्टोरिकल है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट
इसने क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट आया उसने कहा नहीं, ईथर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है कि ईथर है ही नहीं, ईथर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि ईथर इज नॉट प्रेजेंट इन ए मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में ईथर प्रेजेंट नहीं है। यानी कि डिसअप्रूव कर दिया कि ईथर नहीं है इनके एक्सपेरिमेंट ने। इससे भी उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा, ठीक है ना। तो जब ये दो बातें इनकी थ्योरी को बहुत सेटबैक लगा, एक तो ये है कि पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और इनके हिसाब से सब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स थी। तो माइकलसन मोर्ले ने इनका ईथर जो है डिसअप्रूव कर दिया कि ईथर है ही नहीं अपने एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी जो है वो यहीं पर समाप्त हो गई। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक तीसरी थ्योरी आई है उसको भी बता दें आपको, फिर आगे इसी को बढ़ाते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी को। एक आई है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तीसरी थ्योरी देखिए मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। शायद आपने ये थ्योरी कहाँ पढ़ी है, ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसका ये फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है 12th में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा सबसे पहले देखिए हाइगन्स ने क्या कहा था, ये मैकेनिकल वेव। सबसे पहला इन्होंने कहा कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव। उनकी बात काट दिया, हाइगन की बात कट गई कि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं और साथ में ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव है सबसे पहले। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम c is given by √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट 0 और इसकी वैल्यू क्या निकलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला बताया। μ0 आप जानते हैं क्या होता है, μ0 परमिएबिलिटी ये पढ़ाया गया है आपको मैग्नेटिज्म में, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ओके। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी, और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है कांस्टेंट्स की, आप लोगों को मालूम है। तो ये फार्मूला उन्होंने बताया और कहा कि ये नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ये थ्योरी जो है सब कुछ तो कर पाई, लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली। जो न्यूटन ने एक्सप्लेन कर लिया था, जो हाइगन्स ने भी एक्सप्लेन कर लिया था, सब कुछ कर पाई। पर ये फेल कहाँ हुई, फेल्योर हो गई ये यहाँ पर
कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है क्या इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट सोर्स इमिट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। हीटिंग बॉडी जो है वो इमिट भी करती है, दुनिया की कोई भी बॉडी जो है रेडिएशन इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। इस चीज़ को ये अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इस थ्योरी का फेल्योर है बहुत बड़ा। तो अगली जो इनके अगली थ्योरी जो है वो है आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। देखिए ये 1873 में आई थी, 1873 में आई और इसके बाद जब ये फेल्योर हो गई तो फिर ये आई आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी आ गई, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये आ गई। ये 1905 में आई। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने प्लांक्स हाइपोथेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इन्होंने फॉलो करके क्वांटम थ्योरी बनाई। ओके, प्लांक ने क्या बताया? प्लांक ने बताया कि कोई भी जो रेडिएशंस हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करते हैं और उनका नाम क्या दिया गया? फोटॉन दिया गया। ठीक है, तो ये फोटॉन का कॉन्सेप्ट किसका है? प्लांक्स का। ये थ्योरी के आधार पे ये आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी बनी और इससे इन्होंने जो है इस चीज़ को तो एक्सप्लेन ही कर लिया, साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लिया। किसको एक्सप्लेन कर लिया? आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इनकी एक्सप्लेन हो गई इस थ्योरी से और ये इमिशन एब्जॉर्प्शन रेडिएशन प्लांक थ्योरी से एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन हो गई क्वांटम थ्योरी से। लेकिन ये थ्योरी जो है फेल्योर कहाँ पर हुई? जो ये वाली थ्योरी है ये एक्सप्लेन हुई है, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी एक फेल्योर हो गई जब इसने जो है जो हाइगेंस ने एक्सप्लेन कर लिया, जो इन्होंने कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कर लिया, तो ये उसी में फंस गए। यानी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन कौन सी इंटरफियरेंस नहीं कर पाए, इंटरफियरेंस नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन सभी छूट गया इनसे। ये मेन जो लाइट के फेनामेना है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों को ये क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये थ्योरी यहाँ पर क्या हो गई? फेल हो गई, फेल हो गई। ओके, तो अब अगली कौन सी थ्योरी आती है? अगली आती है
डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये कौन सी थ्योरी है? अब फिफ्थ थ्योरी है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल। अब देखिए ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन जो है क्वांटम थ्योरी से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वांटम थ्योरी में एक पार्टिकल का कॉन्सेप्ट ले लिया गया, मतलब फोटॉन जो है एनर्जी पैकेट था वो एक पार्टिकल का फॉर्म है। ओके, तो ये वेव नेचर है की तीनों प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए उससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट आ गई। इसमें कौन से साइंटिस्ट ने काम किया? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली आप अपने यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ लोग डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के पहले, तो ये डॉक्टर ही है, ये DE से लिखा जाता है, वहाँ पर सब जगह अलग अलग लिखा जाता है। तो ये डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हैं। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने कहा कि जो लाइट है इसमें लाइट है डुअल नेचर, डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया, पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि लाइट में दोनों नेचर हैं, पार्टिकल का नेचर भी है, वेव का भी है। तो अब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिन लोगों ने वेव माना तो वो ये तीनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया। जब इन्होंने पार्टिकल फोटॉन माना तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया एक्सप्लेन। अब इनकी थ्योरी, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो अब चल रही है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, इसमें कोई कमी फिलहाल नहीं है और ये चल रही है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने जो है इसको लाइट को कहा इसमें दोनों नेचर हैं, पार्टिकल का भी है और वेव का भी नेचर। और इस बात से जो है सारी जितनी भी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज आर फेनामेना ऑफ लाइट, फेनामेना ऑफ लाइट, सब के सब आर एक्सप्लेन्ड। तो हमें इतनी देर बाद अब संतुष्टि आई है, अब हम रुके हैं कि सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाती। तो आइए अब ये सब के बाद हम क्या करेंगे, ये डुअल नेचर ऑफ लाइट आपको पढ़ाया जाएगा आगे भी, क्योंकि ये थ्योरी तो चली रही है। तो अब हम आपको जो हाइगेंस में थ्योरेटिकली तीन क्वेश्चंस आते हैं कि हाइगेंस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल मीन्स उनके एजम्पशन क्या हैं, क्या उन्होंने थ्योरी को बनाया है। तो जो मैंने 3-4 पॉइंट लिखाए हैं याद कर लीजिए। पहला पॉइंट डेफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा पॉइंट डेफिनीशन ऑफ वेवलेट, थर्ड पॉइंट इनवेलप डेफिनीशन और फोर्थ रे डेफिनीशन। बस 4 में याद रखिए। वैसे बच्चे इसको बहुत याद करते हैं और याद करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैंने इनके 4 जो हेडिंग बना दिया है उससे लड़कों को याद रहेगा हमेशा। ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्वेश्चन प्रूव with the help of हाइगेंस प्रिंसिपल्स। हाइगेंस चाहे कहा जाए हाइगेंस थ्योरी चाहे हाइगेंस प्रिंसिपल, सब एक ही चीज़ है। हाइगेंस थ्योरी प्रूव विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस थ्योरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बहुत आता, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, एक ही आएगा, घबराइए नहीं, एक ही रहेगा। तो हम दोनों को एक साथ किए दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। एक साइड हम रिफ्लेक्शन प्रूफ कर देंगे और एक साइड रिफ्रैक्शन कर देंगे।
देखिए ये तो हमारा प्रूविंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखिए प्रूविंग है हमारी। एक साइड ये 3 ही क्वेश्चन हाइगेंस से, चौथा नहीं आता, या कोई छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो छोटा वाला आप थ्योरी पढ़े रहेंगे, लिख लेंगे, बट थ्योरेटिकली 3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो रिफ्लेक्शन देखिए पहले इधर देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर क्या है, ये रिफ्लेक्टर है हमारा, रिफ्लेक्टर। ये इसमें ये लाइट देखिए, ये लाइट इस तरीके से ज़्यादा दूर हो गई, ये लाइट, ये पैरेलल जो है लाइट आ रही है। कैसी है लाइट? पैरेलल लाइट है, पैरेलल लाइट है, पैरेलल रेज है, समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखिए वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर, ये हमारा ए है, ठीक है ना, इसके रे के, इसके परपेंडिकुलर देखिए, ये परपेंडिकुलर है ए बी। ये हमारा ए बी जो है, इससे ये 90 डिग्री एंगल है, इससे ये 90 डिग्री एंगल है, और ये हमारा हो गया ए बी, क्या हो गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट की क्या पहचान है, वो वेव के डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर एक ये सरफेस होता है, तो ये सरफेस। ओके, इस तरीके से अब देखिए इसमें ये न्यू सोर्स बन गए, इधर देखिए ये न्यू सोर्स बन गए, न्यू सोर्स से एक वेव, ये सेकेंडरी वेव है, और यहाँ से ये सेकेंडरी वेव निकलेगी। तो देखिए जो ये सेकेंडरी वेव निकलेगी, ये यहाँ पर ये नॉर्मल है, और ये सेकेंडरी वेव इस तरीके से निकलेगी। ये देखिए यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये सेकेंडरी वेव हमारी देखिए यहाँ ए से कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है। किसी टाइम पर हम ले लीजिए, जैसे कि ये यहाँ पर एक न्यू सोर्स हमारा ये है, एक न्यू सोर्स ये है, इससे ये यहाँ तक गई ये, और इससे ये कहाँ तक गई, ये यहाँ तक गई। यहाँ तक न लीजिए बल्कि कहीं और ले लीजिए तो ज़्यादा सही। ये देखिए, तो अब ये एक हमारा नया वेव फ्रंट होगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये वेवलेट्स है, ये वेवलेट्स, ये वेवलेट्स। एक न्यू सोर्स हमारा कहाँ पर है, ये है, और एक न्यू सोर्स ये, ओके, नहीं एक न्यू सोर्स हमारा ये है, ओके, और एक न्यू सोर्स ये वेव फ्रंट पर न्यू सोर्स रहेगा ना, तो इससे ये सेकेंडरी वेव जा रहे, इससे ये सेकेंडरी। तो हम टी टाइम पर हम जो है क्या ले लेंगे, एक नया वेव फ्रंट ले लेंगे। ये देखिए ये कॉमन टेंजेंट मिला दिया, ये कॉमन टेंजेंट, ओके। तो ये एंगल देखिए, ये आई है आपका इंसिडेंट एंगल, ये क्या होगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये ए बी क्या है, सरफेस परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब 90 माइनस आई हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल बना लीजिए, तो रिफ्लेक्शन एंगल किससे, ये यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल, ये देखिए, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हुआ आर, तो ये 90 माइनस आर, तो ये क्या हो गया आर, ओके। तो ए बी और ये हो गया सी मान लीजिए, और ये क्या हो गया डी,
ठीक है। तो एक ट्राइंगल आप कौन सा देख रहे हैं, ए है, ए बी और ये हो गया सी। दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ए डी सी, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना है, आर, ये एंगल कितना है, आई, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि इसमें जो अप्रोच है न्यू वेव फ्रंट की, वो सेम टाइम पर होती है। किस पर होती है, एक वेव फ्रंट से, देखिए एक वेव फ्रंट से जो दूसरे वेव फ्रंट पर, चाहे यहाँ से पहुँचे, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से पहुँचे, यहाँ टाइम सब में बराबर लगेगा। तो टाइम जो है, हम टाइम को बराबर कर लें, यानी कि सेकेंडरी वेव का टाइम देखिए, टाइम ऑफ, देखिए बी सी, टाइम ऑफ बी सी इज इक्वल टू टाइम ऑफ कौन सा, ए डी, टाइम ऑफ ए डी। ये बी सी और ए डी क्या है, ये डिस्टेंसेस हैं फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकंड वेव फ्रंट की डिस्टेंसेस हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे ये है, ये और ये, इस तरीके से ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। तो एक मीडियम में वेलोसिटी v क्या होगी, सेम होगी, v कांस्टेंट होगी एक मीडियम में। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, bc अपान v, इसमें टाइम क्या हो जाएगा, ad अपान v कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, bc इक्वल टू ad आ गया, ठीक है ना। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस वेलोसिटी सेम है, तो जब वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ओके। अब इनका देखिए, इनकी वैल्यू लिख लीजिए, ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर BC की वैल्यू देखिए क्या होगी, बोलो, BC की वैल्यू होगी AC साइन आई, क्या होगी, AC साइन आई। थोड़ा सा हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। ये BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC साइन आई, AC साइन आई इज इक्वल टू, इधर देखिए, अब हमें इधर AD चाहिए, तो AD क्या हो जाएगा, AC साइन आर हो जाएगा, AC साइन आर, ओके। तो AC कैंसिल हो गया, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो ये हमारा जो है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। बस इतने में हमारा ये प्रूफ होगा। आइए हम इसी को, सेम चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा जो है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये जैसे आपने AB हमारा था, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो दूसरा वेव फ्रंट हमारा कौन सा था, ये AB था ना, दूसरा वेव फ्रंट हमारा CD था। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, CD यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना। अब आइए हम यहाँ देखते हैं, देखिए, तो ये देखिए एक मीडियम ये है जिस पे वेलोसिटी क्या है v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी क्या है v2, ओके। तो उसी तरीके से जैसे आप पहले कर चुके हैं, ये पैरेलल रेज इस तरीके से इंसिडेंट कर रही हैं। ये देखिए, ये आपका जो है, यहाँ हमें वेव फ्रंट लेना है, तो ये A हो गया, ओके, और ये क्या है हमारा C है।
तो ये ए बी हमारा वेव फ्रंट है। ए बी कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इससे क्या हो गया? ये न्यू सोर्स जनरेट करेंगे। तो न्यू सोर्स जनरेट करने से इससे वेव यूं आ गई, ये तो अंदर आएगी ना। और ये जो है यहाँ से कहाँ तक चली जाती है? ये सी तक। ओके, तो इसमें जो है टी टाइम पर वेलोसिटी जो है ये v1t चलेगी डिस्टेंस, और ये कितना चलेगी? नहीं, ये v2t चलेगी। और इससे टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगी? v2, हाँ v1t है, v2 नहीं, ठीक है ना। और ये भी क्या करेगी? सीधे ना जा करके ये भी इस तरीके से ये डाइवर्ट। ओके, बस एक ही काम। देखिए ये हमारा जो है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? एक पॉइंट डी ले लेंगे, डी। देखिए टी टाइम पर ये कितनी डिस्टेंस कवर करती? v2t। और टी टाइम पर ये कितनी करती? v1t। तो एक पॉइंट ये मिल गया। ये देखिए ये हमारे क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। और इनको जब हम कॉमन टेंजेंट से जोड़ देंगे, कॉमन टेंजेंट से जोड़ देंगे तो ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। सी डी क्या है? ये इसको हम कहेंगे रेफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारा न्यू है, और ये क्या है? ये मूल है, पहला वेव फ्रंट, ठीक है ना। न्यू वेव फ्रंट और फ्रंट। बस अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये क्या हो गया? आई। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये रेफ्रैक्टेड एंगल है, 90 माइनस आर है, और ये आर हो गया। ओके, बस सीधा है। चाहे तो आप टाइम, जैसे टाइम इसमें इक्वल किया था, टाइम काहे का टाइम, दोनों तरफ टाइम लिख लीजिए। कौन कौन सा टाइम? देखिए पहला टाइम ये है, सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ पर पहुँची? ए से डी पर लिया आपने, टी टाइम में लिया। किसी टाइम ले लीजिए, यहाँ ले लेते तब भी ठीक था। टी टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे, दोनों को उसी टाइम पे लेना। तो ए डी हो गया, यहाँ हमने ए डी लिख दिया। चलिए पहले ये वाला लिख दें, बी सी। टाइम ऑफ बी सी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए डी। अब टाइम क्या होता है? बी सी, यही बी सी अपान क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू ए डी अपान क्या हो जाएगा? ए डी दूसरे मीडियम में है, उसमें वेलोसिटी टी है, तो बी सी की वैल्यू रख दो। बी सी की वैल्यू रखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी साइन आई अपान v1। ए डी की वैल्यू रखिए, ए डी क्या हो जाएगा? ए सी साइन, जैसे उधर था, ए सी साइन आर अपान v2। ए सी कैंसिल हो गया। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान v2। और v1 इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो v1 v2 में क्या होता है? उल्टा होता है, n2 अपान n1 होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान v2। जैसे समझना चाहें वैसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ कहाँ से कहाँ तक है? ये देखिए 1n2 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ, बट v1 अपॉन v2 ये नहीं है, ये भाई हाइगन्स फार्मूला है। किससे है ये? हाइगन्स फार्मूले से। तो इस तरीके से हमारा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हमारे हाइगन्स वेव थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इंटरफेरेंस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।